गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था हमारे पास रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, चैप्टर इज अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। और बच्चों आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज फार एज योर बोर्ड्स एंड एज फार एज योर कॉम्पिटिशन्स आर कंसर्न। स्पेशली नीट IIT में हर साल एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का आता है, चाहे वो एसिडिटी पे बेस्ड हो चाहे वो बेसिसिटी पे बेस्ड हो। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। हम पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी। अगर बच्चों आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देख के आइए, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट में रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं और कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों एसिडिटी के बारे में, एल्कोहल्स और फिनॉल्स की। ठीक है, पहले एसिडिटी के बारे में थोड़ी सी एक बेसिक जो बातें हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेसिस। तो एसिड्स की बात करें और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि ये सारे के सारे किसकी तरह वर्क करते हैं, दीज एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स की तरह काम क्यों करते हैं बच्चों? जनरली एसिड्स में हमने पढ़ा होगा ना तीन कंसेप्ट एसिड्स के, अरेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट और लुईस कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस कंसेप्ट द सब्सटेंस व्हिच हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज एसिड्स। ब्रॉन्स्टेड में क्या कहा था? ब्रॉन्स्टेड में कहा था कि जो प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखे वो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं। लुईस ने क्या कहा था? जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखे वो भी आपका लुईस एसिड है। एल्कोहल्स की बात करें तो एल्कोहल्स की जो एसिडिटी है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स के अकॉर्डिंग आती है। सो व्हाट आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू डोनेट H+ आयन। मतलब क्योंकि ये H+ आयन को डोनेट करेगा इसीलिए क्या होगा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स में से एक होगा। ठीक है, इसको हम एसिडिटी में कंपेयर कराएंगे तो काफ़ी अच्छा खासा एसिडिक होता है ये। ठीक है, तो पहला है ब्रॉन्स्टेड एसिड्स में क्यों होता है? तो ब्रॉन्स्टेड एसिड इसलिए है क्योंकि ये डोनेट क्या कर सकता है, H+ आयन को डोनेट कर सकता है इसलिए। ठीक है, अब एल्कोहल्स और फिनॉल्स की बात करें पर्टिकुलर तो हमें पता है बच्चों एल्कोहल्स हों या फिर वो फिनॉल्स हों, अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स पे थोड़ा सा नज़र डालें सो व्हाट आर एल्कोहल्स लाइक ROH वाला ग्रुप, व्हाट आर फिनॉल्स बेंजीन रिंग और इस पे जुड़ा हुआ आपका OH। और दोनों ही केस में क्या होता है बच्चों, यहाँ से ये OH वाला बॉन्ड क्लीव हो जाता है तो ये H+ की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, इसीलिए क्या होता है ये एसिडिक होता है। दैट मीन्स कि एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, क्यों होते हैं? ड्यू टू OH ग्रुप। ठीक है, ड्यू टू OH ग्रुप, क्योंकि OH ग्रुप होता है। बाकी इसमें पोलैरिटी आती है, किस हिसाब से आती है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो क्या होगा। इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, आज ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा। एसिडिटी आज आपको बिल्कुल क्लियर करवा के ही छोड़ूंगा यहाँ से मैं, बस लास्ट तक बने रहिएगा और जितना कह रहा हूँ उसको वैसा ही मान के चलिएगा, आपका ये टॉपिक आज क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने बात करी एसिडिटी की। एसिडिटी में एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि H+ को डोनेट करते हैं। एल्कोहल्स और फिनॉल्स की बात करें तो ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास OH ग्रुप होता है, इसलिए क्या होते हैं, ये एसिडिक होते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अलग अलग एल्कोहल्स की। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम बात कर लेते हैं पहले एलिफेटिक एल्कोहल्स की। ठीक है बच्चों, एलिफेटिक एल्कोहल्स डिस्कस करने से पहले एक जनरलाइज चीज जिसका आपको मैं डिस्कस करके बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी देखने में समझ आ जाए, थोड़ा सा आसान लगेंगी चीज़ें। सो अगर हम बात करें, सपोज करिए हमारे पास हमने एक चीज़ देख ली कि हमारे पास जो एसिडिटी आएगी वो किसी OH ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से आएगी। हमने मान लिया कि यहाँ पे आपका कोई ग्रुप लगा है G। ठीक है बच्चों, हम सबको पता है कि ये जो G ग्रुप है ये आपका कोई भी ग्रुप हो सकता है। जैसे मान लो पहले मान लिया मैंने EDG, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे मान लिया कि हमने कोई एक ग्रुप ले लिया दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, पहले इसको जनरलाइज करके मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि जब पर्टिकुलर केसेस में आए तो सॉर्ट ऑफ आपका रिवीजन हो जाए, दूसरा आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो पूरी प्रोसेस देखते हैं कि पूरी प्रोसेस में होगा क्या। इस पूरी प्रोसेस से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया है, एक लाइन मैंने आपको लिखवाई थी, क्या? लेसर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, लेसर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मोर विल बी इट्स स्टेबिलिटी, मोर विल बी इट्स स्टेबिलिटी।
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आपने वो लेक्चर मिस किया है, तो आप ये लाइन याद रखिएगा, लेसर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मोर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। मतलब किसी भी कंपाउंड में जब कोई चार्ज जनरेट होता है तो अगर उसके चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं हमने इस OH बॉन्ड को क्लीव करवाया। हमने क्या किया, इस OH बॉन्ड को क्लीव करवाया। किस तरीके से अब होगा क्या, इस ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब बॉन्ड क्लीव हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, इसने इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो ऑक्सीजन पे चार्ज हो गया नेगेटिव। ये पहले से ही दो इलेक्ट्रॉन लेके, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा है, एक और आ गया, इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बात कर लेते हैं पहले यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो क्या होगा। तो मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है R। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, इस चाहूँ तो इस G की जगह ही मैं R लगा देता हूँ। मान लो ये कोई R ग्रुप लगा है। R का नेचर सबको पता है, R इज एन एल्काइल ग्रुप। व्हाट इज एन R? R इज एन एल्काइल ग्रुप। और बच्चों एल्काइल ग्रुप किसकी तरह काम करेगा, इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। EDG है क्या, EDG इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, तो मान लिया कोई एल्काइल ग्रुप ले लिया हमने। अब एल्काइल ग्रुप क्या करेगा बच्चों, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो अब मान लो R इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज था। अब अगर कोई ग्रुप ऐसा यहाँ पे आ जाता है जिसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है इस ऑक्सीजन के लिए, इट इंक्रीजेज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या कर रहा है बच्चों, इट इंक्रीजेज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये क्या कर रहा है, चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है। और चार्ज के मैग्नीट्यूड को अगर बढ़ा रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों, बताइए क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, ऊपर मैंने इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी है पहले से, लेसर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मोर विल बी इट्स स्टेबिलिटी, कि चार्ज जितना कम होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन का चार्ज ये R बढ़ाएगा, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बच्चों। आई होप कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल रिलेटेबल है उस लाइन के साथ। मान लेते हैं अब कोई ग्रुप हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फॉर एग्जांपल मान लिया हमने यहाँ पे कोई हेलोजन ही लगा दी। फॉर केस मैंने यहाँ पे कोई हेलोजन फ्लोरीन लगा दी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमने लगा दिया फ्लोरीन लगा दिया भाई। तो क्या हुआ होगा भाई, ऑक्सीजन पे हमने चार्ज जनरेट करवा लिया था, इस पे नेगेटिव चार्ज था। अब फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, और जब इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब ये चार्ज इससे खींचेगा दैट मीन्स कि इस ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीजेज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज, या फिर आप सिंपल ये लिख लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, चार्ज कम हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऊपर लाइन लिखी है हमने कि लेसर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर कराएं कि अगर कोई ग्रुप हमारे पास OH पे लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो बच्चों याद रखना है हमेशा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये बिल्कुल रामबाण बता रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र है ये लाइन आपके लिए, कि कोई भी ग्रुप लगा हो अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा ही एसिडिटी को कम करेगा। याद रखिएगा कि किसी भी OH वाले ग्रुप पे या किसी भी कंपाउंड हो, कोई भी एसिडिक कंपाउंड है, अगर उस पर कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा हुआ है और वो ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो हमेशा ही वो उसकी एसिडिटी को कम करेगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा ही एसिडिटी को बढ़ाएगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा ही एसिडिटी को बढ़ाएगा। ये दो बातें बिल्कुल ब्रह्मास्त्र हैं, कहीं भी लगा के देख लीजिएगा, गलत नहीं होगी। हालांकि रिलेटेबल थोड़ा सा फर्क हो सकता है कि आप दोनों की रिलेटिव स्ट्रेंथ को कंपेयर करके थोड़ा सा अलग कर दे, बट दो जनरल सी बातें हैं कि अगर किसी ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो इस एसिडिटी कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो एसिडिटी को हमेशा ही बढ़ा देगा। अब इस पे आते हैं पर्टिकुलर केस पे, लाइक हम कंपेयर कराते हैं एलिफेटिक एल्कोहल्स। तो बच्चों हमें पता है कि एलिफेटिक एल्कोहल्स कितने तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स के। कौन कौन से, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। भाई 3 तरीके के अल्कोहल्स होते हैं एलिफेटिक, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो बच्चों अगर हम तीनों की एसिडिटी में कंपेयर कराएं, तीनों की एसिडिटी में कंपेयर कराएं, मान लेते हैं हमने ले लिया पहले CH3OH, या चाहिए तो 2 कार्बन का ही ले लेते हैं, CH3CH2OH, फिर हमने ले लिया CH3CH3HOH, फिर अगला ले लेते हैं एक CH3CH3 एंड OH। तो अगर हमको ध्यान से देखें तो बच्चों बहुत क्लियरली दिख रहा है, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है, ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है।
और हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, कम करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को कम करता है तो यहाँ कितने ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे एक ग्रुप लगा है इस OH के साथ लगे हुए ग्रुप पे, तो एक ग्रुप लगा होने की वजह से ये कम तो करेगा। एक ग्रुप इस पे लगा था, इसकी अगर बात करें तो इस कार्बन से कितने ग्रुप लगे हैं, 2 ग्रुप। दैट मीन्स अब एक ग्रुप कम कर रहा था, 2 ग्रुप और ज्यादा कम करेंगे। OH की बात करें इस पे लगा हुआ 1 2 3, तो 3 ग्रुप और कम करेंगे। अभी बात देखी थी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को कम कर रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उतनी कम उसकी एसिडिटी। ठीक है बच्चों, तो एक ग्रुप कम, 2 ग्रुप और कम, 3 ग्रुप सबसे कम। दैट मीन्स ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आई होप बात समझ में आपके आ रही है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे इसकी एसिडिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। आई होप ये बात आपको बच्चों समझ में आ रही होगी। बाकी अगर इसके अलावा अगर कभी भी कोई भी डाउट है, कोई भी कंसेप्ट आपके दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है लेके, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए कि क्या डाउट है आपका, मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कंपेयर करा दिया एलिफेटिक एल्कोहल्स। इसको याद रखिएगा कि किसी ग्रुप का नेचर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो हमेशा एसिडिटी को कम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिटी को हमेशा बढ़ा देगा। ठीक है बच्चों, अब कंपेयर करते हैं, हमने कंपेयर किया अलग अलग एल्कोहल्स। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, मान लो मेरे पास है ROH और मेरे पास है H2O, ROH एक H2O। अब मैं आपसे पूछूं कि विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड विल बी, तो बच्चों बता सकते हैं कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, कौन सा। जनरली हमें लगेगा भाई अल्कोहल है ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, बट नहीं, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट अगर हम जाएं तो देखिए बच्चों OH इसमें भी है, H2O के स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा खोल के लिख लेता हूं, लाइक HOH। भाई OH इसमें भी है, OH इसमें भी है, OH से जुड़ा हुआ जो ग्रुप, OH से जुड़ा हुआ ये ग्रुप और ये ग्रुप, दोनों में कंपेयर कराएं तो R ग्रुप क्या है बच्चों, R इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। H की हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि H ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, थोड़ा सा अलग ही नेचर है इसका। बट हमें पता है कि R एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा ही एसिडिटी को क्या करेगा, कम करेगा। क्योंकि R एसिडिटी को कम करेगा, दैट मीन्स ये क्या करेगा, इसकी एसिडिटी, सॉरी इसकी एसिडिटी इससे कम होगी। दैट मीन्स कि हम यहां पे कह सकते हैं कि वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल्स। वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल्स। आई होप बात समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल्स में क्या होगा, एलिफेटिक एल्कोहल्स में R ग्रुप होगा, R एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा ही आपकी एसिडिटी को क्या करेगा, कम करेगा। देयरफॉर वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल्स। अगर कंपेयर करने को आए तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि एलिफेटिक एल्कोहल्स एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है बच्चों, ये हमने एसिड में बात करी। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं इसका कंजुगेट बेस अगर ले लें, भाई आपने पढ़ा होगा ना 11th की इक्विलिब्रियम में था, कंजुगेट एसिड बेस का केस था कि अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। अगर एसिड वीक है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्रुप आ गया, इट्स एन एल्कोक्साइड, क्या होगा, इट्स एन एल्कोक्साइड ग्रुप। और यहाँ पे जो OH ग्रुप आया, इट इज नोन एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो ये एल्कोक्साइड एक हाइड्रोक्सिल। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन दोनों में से बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन सा होगा, बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन सा होगा। अब इस कंसेप्ट का थोड़ा सा उल्टा बात हो जाएगा कि ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। तो ज्यादा रिएक्टिव होने के लिए भाई ऑक्सीजन पे नेगेटिव का चार्ज था, R उसके नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा, दैट मीन्स उसकी रिएक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। दैट मीन्स हम यहां से कहेंगे कि एल्कोक्साइड आयन इज अ बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड आयन। तो एल्कोक्साइड आयन इज अ बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर, एल्कोक्साइड आयन इज अ बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है बच्चों, आई होप बात आपके ये समझ में आ रही होगी, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है। एलिफेटिक एल्कोहल्स का देख लिया कि भाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, 2 डिग्री और कम, 3 डिग्री और कम। इसी तरीके से अगर हम बात करें एल्कोहल्स की और वाटर की, तो हमने देखा कि वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। अगर इसके कंजुगेट बेस की बात करें तो एल्कोक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्गर बेस या स्ट्रॉन्गर
प्रोटॉन एक्सेप्टर ग्रुप देन हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई हमारे इस वाले पार्ट की। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिस पे हमारा क्वेश्चन आता है, क्या जब हमारा अरेंज करने को आता है, या फिर अभी हम एक कंपैरिजन और कर लेते हैं। मान लीजिए अब मैं कंपेयर आपका कराना चाह रहा हूं लाइक एलिफेटिक एल्कोहल्स वर्सेस एरोमेटिक एल्कोहल्स। वैसे तो आप बहुत क्लियरली बता सकते हैं, जो मैंने आपको भी बात बताई थी, एलिफेटिक एल्कोहल्स इज व्हाट ROH, एरोमेटिक एल्कोहल इज व्हाट बेंजीन, इस पे लगा हुआ OH। या एरोमेटिक एल्कोहल्स की जगह आप इसको फिनॉल्स भी कह सकते हैं, इसको फिनॉल्स कह दीजिए। ठीक है, वरना फिर एक टॉपिक बढ़ जाएगा। तो एलिफेटिक अल्कोहल वर्सेस फिनॉल, तो एलिफेटिक अल्कोहल ये, फिनॉल ये। हमें पता है कि जो एसिडिटी होगी बच्चों वो क्यों होगी, इस OH ग्रुप के प्रेजेंस होने की वजह से। अब देखते हैं किस पे जुड़ा हुआ ग्रुप ये, इस पे जुड़ा हुआ ग्रुप ये। अगर हम R की बात करें तो R का नेचर क्या होगा बच्चों, इट विल बी एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है C6H5, इसका नेचर क्या होगा, इट्स एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और बात हमें बहुत क्लियरली पता है कि अभी हमने देखा था कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा क्या करेगा, एसिडिटी को कम कर देगा। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या करेगा, एसिडिटी को कम कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये एसिडिटी को बढ़ा देगा। दैट मीन्स अगर हम दोनों में कंपेयर कराएं तो फिनॉल्स विल बी मोर एसिडिक देन आपका क्या, एलिफेटिक एल्कोहल्स। ठीक है, इसको एक तरीके से हम और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फिनॉल्स में आपका रेजोनेंस पॉसिबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए आपका ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है। आई होप आपको पता होगा, आपने टॉपिक पढ़ा होगा वैसे तो, रेजोनेंस इन फिनॉल 11th में भी था। आई होप याद होगा, नहीं याद है तो देख लीजिए। फिनॉल में रेजोनेंस कैसे होता है बच्चों, कि यहाँ पे हमारे पास एक OH ग्रुप होगा, इस पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो चार्ज मूव इस तरीके से करता हुआ चलेगा। अब इस पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे था नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये वाला चार्ज यहाँ पे। तो अब ये यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, इस पे पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज ये मूव करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब अगर इसके बाद का आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर, इसके बाद वाला और ये स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। तो अगर हम इस ग्रुप को देखें तो हमें बहुत साफ साफ दिख रहा है कि इसमें आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए एसिडिटी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी, ये भी कह सकते हैं। या फिर आप इसको एक तरीके से और भी देख सकते हैं बच्चों, कैसे कि यहाँ पे ये जो R ग्रुप होगा, इस कार्बन, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। यहाँ पे जो फिनॉल है, यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट ऑफ S कैरेक्टर। तो अगर इसमें हम S कैरेक्टर निकालेंगे sp3 वाले में तो इसमें कितना आएगा, 25% S, और sp2 वाले में निकालेंगे तो कितना आएगा, 33.3% S। तो ऑब्वियसली कि परसेंट ऑफ S कैरेक्टर sp2 वाले में ज़्यादा है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली अपनी तरफ खींच पाएगा। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन वो खींच लेगा। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही होगी आपके। इस कंसेप्ट को हम ऐसा भी समझ सकते हैं, सपोज करिए कि आपने किसी दोस्त को पैसे दिए हैं, लाइक आपने किसी दोस्त को 100 रुपये दिए हैं मान लीजिए। अब आपको इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी, अब आपके पास 2 ऑप्शन है कि आपने जिस दोस्त को पैसे दिए थे आप उससे ही पैसे ले लें। तो मान लीजिए आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अब क्या करोगे, आप अपने उस दोस्त पे प्रेशर बनाओगे कि भाई मेरे को, मैंने जो 100 रुपये दिए थे वो मुझे वापस कर, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। ठीक है, एक तो बात हो गई ये। अब एक दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मान लीजिए आपका कोई तीसरा दोस्त आके आपसे कहते कि भाई चल ठीक है, तुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं तुझे पैसे देने को तैयार हूँ। अब मुझे एक चीज़ ये बताइए कि जो पहला वाला केस था कि जिसको पैसे दिए थे हम अगर उससे ही वापस लेने हो और हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो हम क्या करेंगे, बहुत प्रेशर से उससे पैसे खींचेंगे। बट अगर हमारे पास थोड़ा सा भी एक फ्रेंड आके रिलैक्सेशन कर देता है कि यार पैसे की हेल्प मैं कर दूंगा, ठीक है, तो अब क्या होगा, दूसरे केस में हम थोड़ा सा लीनियंट हो जाएंगे, हम नहीं खींचना चाहेंगे, मतलब उससे पैसे नहीं लेना चाहेंगे, इसको हमने पहले दिए थे। तो यहाँ पे वही वाली बात है कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है
तो उतनी ताकत से हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। बट अगर कोई चीज़ आपसे ही इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो आप हाइड्रोजन से बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, इसीलिए इसकी एसिडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब आते हैं जो आपका क्वेश्चंस आता है मैक्सिमम टाइम जो आपको देखने को मिलेगा। आपने फिनॉल में एसिडिटी देख ली कि फिनॉल में एसिडिटी कैसे होती है, क्यों होती है। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स में आने वाली एसिडिटी। क्वेश्चन आपका मैक्सिमम टाइम इसी में आता है, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं हम कुछ केस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी कंसीडर लाइक हमने ले लिया फिनॉल, ठीक है, फिर हमने ले लिया यहाँ पे CH3, फिर हमने ले लिया OH, यहाँ पे ले लिया मान लो हमने NO2, फिर हमने ले लिया OH और इस पे लगा हुआ, यहाँ पे लगा हुआ NO2। सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स की हम बात कर रहे हैं। तो मान लो इसमें मान लिया हमने इसको फर्स्ट, इसको मान लिया हमने सेकंड, इसको मान लिया थर्ड, इसको मान लिया फोर्थ। ठीक है बच्चों, बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक दो चीज़ें हैं वो मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा उसको समझ लेंगे, आपके लिए टॉपिक आसान हो जाएगा। तो क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं, ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ लाइक हमारे पास कोई फिनॉल है, ठीक है। फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपने देखा था कि नेगेटिव चार्ज आपका कहाँ कहाँ बढ़ा था। मान लेते हैं यहाँ पे OH लगा था, तो जो नेगेटिव चार्ज आया था वो ऑर्थो पे आया था और पैरा पे आया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज पे आपके दो इफेक्ट वर्क कर सकते हैं, I और R। सेम गोज फॉर पैरा, पैरा पे भी दो इफेक्ट वर्क करते हैं, I और R। वेयर इज I इज व्हाट, I इज इंडक्टिव एंड R इज रेजोनेंस या फिर मीजोमेरिक। ठीक है, ये बात आपको सबको पता है कि R यहाँ पे भी रेजोनेंस है और जो I है वो आपका इंडक्टिव है। अब इट डिपेंड्स कि भाई उसका नेचर क्या है। अब उसका नेचर क्या है, अगर मान लो कि कोई दो ग्रुप, कोई एक ग्रुप ऐसा है जो दोनों ही नेगेटिव दे रहा है, दैट मीन्स -I एंड -R, दैट मीन्स कि वो ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको थोड़ा सा देख के आपको एक्सप्लेन करने का समझ में आ जाएगा। भाई चार ग्रुप हैं अलग अलग, एक में CH3 है, एक में NO2 है, एक में NO2 है। सबसे पहली बात तो आप देख के ये पता लगाइए कि CH3 कैसा ग्रुप है। CH3 इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। NO2 इज व्हाट, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड दिस NO2 इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है बच्चों, हमें बहुत साफ साफ दिख गया कि CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, NO2 हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि दो कंपाउंड्स में लगा हुआ है। बहुत सीधी बात समझ में आ रही है कि CH3 हमारा एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दैट मीन्स ये एसिडिटी को कम करेगा। कोई और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है नहीं। दैट मीन्स अगर हम अरेंज करना चाहें इसको कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में अगर हम इसको अरेंज करना चाहें, ठीक है बच्चों, तो सबसे कम एसिडिटी किसकी हो जाएगी, सेकंड की। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कृपया ऑर्डर का हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो प्लीज ऐसे ही लगाइएगा। अगर एरोज दाएं बाएं किए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और स्पेशली कंपटीशन से MCQs की बात करें तो हो सकता है आपकी पोजीशन सेम हो, लाइक 2 1 3 4 2 1 3 4, एरोज का चेंज हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप सिर्फ पोजीशन देखेंगे, अरे 2 1 3 4 मेरा आंसर हो गया, कटाक टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप अगर एरोज पे ध्यान नहीं देंगे तो आपके क्वेश्चन पे गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए बोर्ड्स में और स्पेशली कंपटीशन में प्लीज एरो पे ध्यान दें। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हमारा पार्ट हो जाएगा। तो 2 सबसे कम। अब देखें तो इसमें फिनॉल है और दोनों जो ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो कुछ ना कुछ तो एसिडिटी को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे कंपेयर भी बाद में करते हैं, पहले 2 फिर आ गया हमारा फर्स्ट। अब करते हैं थर्ड और फोर्थ की बात। तो देखो बच्चों होगा क्या, थर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे दो इफेक्ट वर्क करेगा, एक I और दूसरा R, और दोनों ही में ये नेगेटिव दिखाएगा, दैट इज -I एंड -R। तो यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, दो इफेक्ट से बढ़ा देगा I और R से। ये पोजीशन कौन सी है, मेटा। मेटा पे वर्क करती है सिर्फ और सिर्फ I, और यहाँ पे सिर्फ एक इफेक्ट से बढ़ाएगा। दैट मीन्स कि पैरा पे दो इफेक्ट से बढ़ा रहा है, मेटा पे एक इफेक्ट से बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फोर्थ और यहाँ पे क्या आ जाएगा थर्ड। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही है आपके कि भाई कैसे करके हमने कंपेयर कराया है कि ऑर्थो पे जब भी आपके दो ग्रुप होंगे, ऑर्थो क्या दो ग्रुप होंगे, लाइक 4 अलग अलग ग्रुप होंगे, किसी एक ऑर्थो पोजीशन पे जब भी होगा तो अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो दो ग्रुप से कम, दो इफेक्ट से कम कर देगा। जैसे CH3 की भी बात करें तो CH3 भी I और R दो इफेक्ट से कम करेगा। और बच्चों मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि जनरली हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर दोज ग्रुप्स विच हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नेगेटिव चार्ज, बट CH3 पे ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना नेगेटिव चार्ज होता है, स्टिल इट्स एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो प्लीज डू कमेंट कि ऐसा क्यों होता है कि CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, कि भाई यहाँ पे
आपके पास ना इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेचर का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि ना इस पे नेगेटिव चार्ज है ना इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट्स एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है बच्चों, आप मुझे बताइएगा कि क्यों ऐसा होता है। तो आई होप बात समझ में आपके कंसेप्ट आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं किसी एक क्वेश्चन को और लेके। तो मान लिया हमारे पास 3 फिनॉल्स हैं, तीनों में CH3 को लगा देता हूं इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो OH CH3 CH3 NO2। ठीक है बच्चों, तो 2 क्वेश्चन है आपके पास, दोनों क्वेश्चंस को आपको अरेंज करना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी और इस वाले क्वेश्चन को अरेंज कराना है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ठीक है बच्चों, तो 2 क्वेश्चन अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात आज की समझ में आ रही है। एसिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि आगे चल के हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में फिर से यही पढ़ना है, बट बेसिक फंडे यही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको केमिस्ट्री में अगर कोई प्रॉब्लम थी या प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए। फिलहाल इसके आंसर तो मुझे ध्यान से जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।